आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है अयोध्या तनाजा, जो कि एक बार फिर से इस पर जो सुनवाई हो रही थी वो टल गई। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाजा हिंदुस्तान की तवारीख का एक ऐसा मुकदमा बन गया जिसके फैसले के इंतजार में शायद इंतजार भी अब बैठा हुआ है। सदियों से फैसले की उम्मीद में बैठी अयोध्या के हाथ इस बार भी इंतजार आया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 मार्च मुकर्रर की है, लेकिन सवाल कई छोड़ गई है आज की सुनवाई और आज की समाअत कि आखिर कब अयोध्या पर फैसला आएगा। और इन सब के साथ साथ यह भी सवाल कि जो बात बाकायदा हिदायत के तौर पर सामने आई है कि इसे एक जमीन तनाजा माना जाए, ना कि राम जन्मभूमि का तनाजा, तो इसको अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है तो इसका क्या मतलब है। और इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले में अब कोई नया मुद्दई नहीं जुड़ेगा। तो ये तमाम जो इस वक्त हिदायत सामने आई है कोर्ट की तरफ से, वो क्या कुछ असर डालने वाली हैं इस पर, इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाजे पर सुनवाई हो रही थी और आज एक बार फिर से इस पर सुनवाई टल गई और 14 मार्च तक का वक्त दिया गया अगली समाअत का। मुकम्मल दस्तावेज ना होने की वजह से अदालत के मामले की सुनवाई जो है वो 14 मार्च तक टल गई है और 14 मार्च को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन क्या 14 मार्च को भी यह सुप्रीम फैसला आ पाएगा? एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। मुल्क के सबसे बड़े मुकदमे अयोध्या के मामले पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि तनाजे पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने 14 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। अदालत ने दस्तावेज मुकम्मल ना होने की वजह से सुनवाई टाल दी और सभी फरीकों से 2 हफ्ते में सभी दस्तावेज अदालत में जमा करने को कहा है। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये अकीदत का मुद्दा नहीं है बल्कि जमीनी तनाजा है और मामले को सिर्फ जमीनी तनाजे की तरह ही देखा जाए। वाज़ेह हो कि इससे पहले 5 फरवरी को अयोध्या केस की सुनवाई अदालत ने टाल दी थी। तब अदालत ने दस्तावेजों का अंग्रेजी में तर्जुमा करने को कहा था। फिलहाल अब मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। आज की हेयरिंग में छोटी मोटी जो चीजें थी, किताब की ट्रांसलेशन वगैरह, उसके लिए एक शॉर्ट डेट देखे और उम्मीद है कि अगली हेयरिंग में 14 मार्च से बहस शुरू हो जाएगी। उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो ये है कि वो महत्वपूर्ण केस है, इसलिए जब वो टेकअप करेंगे तो उसको फिर लगातार सुनते जाएंगे, ये संकेत दिया है। इसमें कोई आदेश नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बड़े फैसले के इंतजार में पूरा मुल्क बैठा है कि आखिर कब अयोध्या का मसला हल होगा, कब अयोध्या खुली फिजा में सांस लेगा। लेकिन अयोध्या के मसले को सियासत ने अपने हिसाब से हर जगह खुद को चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। पक्का दिवाली मनाएंगे अयोध्या में, ये निश्चित है। इसी साल बहस होगी, तर्क हमारी ज्यादा शक्तिशाली है और मुस्लिम पक्ष जो हैं वो इलाहाबाद में हार चुके हैं, कोई नई बात नहीं लाई है, तो इसीलिए जीत हमारी निश्चित। ये मसला 70 साल का सा है। हमें तो पूरी उम्मीद है क्योंकि जो भी फैसला आवेगा हमारे हक में आवेगा, इसलिए हमारे पास सारे सबूत हैं। तो ऐसा फैसला हो कि देश दुनिया के लोग देखें कि हाँ कोई फैसला हुआ है, कोई नफरत लोगों में, जो जितनी भी नफरतें लोगों में पैदा की गई है सब खत्म जो है हो जाए। लेकिन अयोध्या मामला तारीख दर तारीख में फंसता चला जा रहा है, जिसके बाद मुल्क में सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर क्यों बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के फैसले में बार बार सुनवाई टाली जा रही है। आखिर दोनों फरीक मुकम्मल दस्तावेज क्यों जमा नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि अदालत इससे पहले भी दोनों फरीकों को मुकम्मल दस्तावेज जमा कराने को कह चुकी है। मुल्क की जुबां पर बस यही सवाल है कि आखिर अयोध्या का फैसला कब आएगा। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। जी हां, सवाल कई बहुत अहम है क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो सबसे बड़ा मुल्क का मसला बन चुका है और इसकी जो है इसको लेकर के जो फैसला आना है
इसका इंतजार भी सभी लोग कर रहे हैं और पूरा मुल्क ये मानता है कि शायद इस मामले का अगर फैसला आ जाए तो मुल्क का जो निजाम है पूरी तरह से बदल जाएगा, मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो पूरी तरह से जुदा हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर इसका फैसला आएगा कब, क्योंकि बार बार तवारीख जो है वो पड़ती है और यह कहा जाता है, यह उम्मीद लगाई जाती है कि डेली बेसिस पर इसकी समाअत आगे बढ़ेगी, लेकिन एक बार फिर से 2 हफ्ता, 4 हफ्ता या 1 महीने के लिए डेट आगे बढ़ जाती है। इन सब के बीच जो आज तबसरा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह जो पूरा मामला है जमीन तनाज़ी की तरह ही देखा जाएगा और आगे बढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या जो अकीदत का मामला था और आस्था की बात कही जाती थी, क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले को उस नजर से नहीं देखेगा? इस पर हम तफसील से बातचीत करेंगे और सभी पहलुओं को इसमें समेटने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं जल्दी से। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के तर्जुमान हैं महेश वर्मा जी, जो कि मीडिया हेड भी हैं दिल्ली बीजेपी के। उसके अलावा सीपीआई के तर्जुमान हैं अमीर हैदर जैदी साहब। वहीं हमारे साथ अंजुमन मिनहाज रसूल के चेयरमैन अतहर हुसैन देहलवी साहब भी हैं और हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी भी हैं और हमारे साथ ऑथर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के रुकन डॉक्टर गुलरेज शेख साहब भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में, इस डिबेट में। और प्रज्ञा भूषण जी, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज ठीक है दस्तावेज नहीं जमा हुए, ट्रांसलेट नहीं हुए, एक बार फिर से 14 मार्च तक का वक्त दिया गया, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन इन सब के बीच में जो 2 तबसरा सामने आया कि कोई नया मुद्दई इसमें पक्षकार जो है वो नहीं जुड़ेगा, एक बात, और दूसरी बात ये कि इस पूरे मामले को जमीन तनाज़ी के तौर पर देखने की जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, इसका असर इस पर क्या पड़ेगा पूरे मामले पर और इसका मतलब क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज कि नया पक्षकार जो नहीं जुड़ेगा, तो जिस तरह से डेली बेसिस पे एप्लीकेशंस आ रही थी, अभी जैसे श्याम बेनेगल की आज एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, कुछ और लोग भी थे उसमें कि इस पे हॉस्पिटल बना दिया जाए जमीन पे, और इस तरह के बहुत से लोग अपनी अपनी सजेशंस देने में लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट को। कोई कह रहा था पार्क बना दो, कोई कह रहा था हॉस्पिटल बना दो। तो इस तरह की सारी एप्लीकेशंस को सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब नई एप्लीकेशंस नहीं लगेंगी, ये मामले को सिर्फ लंबा किया जाने का जरिया है। क्योंकि अगर शिया वक्फ बोर्ड की क्या इस वक्त सिचुएशन है? शिया वक्फ बोर्ड इससे पहले पहुंचा था। मैं जमीन तनाज़े वाली बात पे आ रही हूँ कि जब भी कोई नई आईए आती है तो पहले आईए की सुनवाई की जाती है, जिसे हम इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन बोलते हैं। तो इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया है कि नए कोई भी इसमें नहीं जुड़ेंगे विवाद। अब दूसरी चीज, जहां तक आप जमीन का विवाद है, तो शुरू से भी यही कहा जा रहा था कि ये मेनली जमीन का विवाद है, बट सुब्रमण्यम स्वामी जी इसमें जो आस्था का भी इशू लेके आए थे, जो कि उन्होंने कहा था कि जैसे मॉस्क जो है पहले तो इस्लाम के हिसाब से भी दूसरे के प्लेस ऑफ वर्शिप पे नहीं बनता है, तो क्योंकि यहाँ पे राम मंदिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था और इस पे मॉस्क बनाया गया था, तो इसलिए वो बेसिकली इस्लाम का मतलब मॉस्क का जो बेसिक है वो उसको फॉलो नहीं करता। सेकेंडली वो ये कह रहे थे कि इसमें जो जैसे कि जो मॉस्क है वो इंटेग्रल या इनसेपरेबल पार्ट नहीं है इस्लाम का। इन पॉइंट्स को नहीं माना, यानी कि फिर मैं इसी पॉइंट पे आ रही हूँ। तो ये जो है प्लेस ऑफ फैसिलिटेशन है नमाज पढ़ने के लिए, बट इस्लाम के हिसाब से नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है। और जैसे कि अरब कंट्रीज में या इवन पाकिस्तान में मस्जिद को शिफ्ट कर दिया जाता है डेवलपमेंटल वर्क के लिए और भी चीजों के लिए, तो अगर इसमें मस्जिद शिफ्ट भी हो जाता है तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मंदिर में क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मंदिर वही होना चाहिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का था। और वो दूसरा कह रहे थे और बात ये भी कि राम की जन्मभूमि जो है वो प्रॉपर्टी पे एम्फसाइज कर रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी पे कर रहा है, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि मैं फंडामेंटल राइट टू रिलीजन एंड राइट टू वर्शिप पे पिटिशन डाल रहा हूँ, तो मेरा राइट जो है अपर हैंड पे आता है क्योंकि फंडामेंटल राइट है। लेकिन जहां पे अब क्योंकि राइट टू वर्शिप की बात ना करके अब सिर्फ इसको प्रॉपर्टी का विवाद यानी कि जमीन जायदाद का मामला माना जाएगा, दीवानी मुकदमा हो जाएगा, तो ये वाला इशू खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो सुब्रमण्यम स्वामी आए थे इस पूरी पिक्चर में, कहीं ना कहीं उनके पॉइंट को निगलेक्ट किया है और उनको हटाया है, इसमें कुछ असर दिख रहा है। ठीक है। देन थर्डली हम आते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी का अगर हम आए कि किसका होना चाहिए, तो इसमें हम आते हैं 1885 में इसमें पहली पिटीशन बनी थी महंत रघुबर दास ने जो डाली। थोड़ा कंसाइज में मैं चाह रहा हूँ कि इसको बस मैं 3 पॉइंट्स हैं इसमें राइट टू प्रॉपर्टी में। महंत रघुबर दास ने डाली थी 1885 में, जो कि इंग्लिश जज हुआ करते थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दी
एक्चुअली इस पॉइंट पे कि कम्युनल वायलेंस हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे, ऑल्दो राम मंदिर एग्जिस्ट करता है। सेकेंडली, अब जो बचे हैं शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और कुछ 14 अखाड़े हैं जो इस पे अपना राइट टू प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं। तो उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 में एंटर हुआ इस केस में, जबकि एक्चुअली अगर 1528 में जब ये मस्जिद बना था तो बाबर के कमांडर होते थे, इन्वेडर के कमांडर मीर बाकी, ठीक है। तो वो उन्होंने शिया मुस्लिम्स के नमाज पढ़ने के लिए बनाया था। तो अगर शिया वक्फ बोर्ड का राइट आता है तो कॉम्प्रोमाइज के चांसेस यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब एक नई इन्वेस्टिगेशन की भी बात कही जाती है कि मीर बाकी ने बनवाया था या नहीं बनवाया था, वो शिया मस्जिद है या सुन्नी मस्जिद है, एक्चुअली चलेगा इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये है कि जमीन तराजे के तौर पर देखने की बात कह दी गई। रावत साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, तमाम बातें तो कह दी गई, लेकिन अब सुब्रमण्यम स्वामी आज भी सामने आके बोल रहे हैं कि बिल्कुल इस बार दिवाली वहीं मनेगी। बात तो यह भी कही जा रही थी कि इस बार दिसंबर से या दिवाली से तामीर शुरू हो जाएगी राम मंदिर की, वो बात तो कहीं नजर नहीं आ रही है। तो किस तरीके से इस मामले का हल देखेंगे, क्योंकि अभी जो नया एक तबसरा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का और कानूनी पहलू हमने समझ लिया, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कितने पुरज़्म है कि यहां पर राम मंदिर बनेगा? देखिए, राम मंदिर तो यहां पहले से था। जब तक इस देश में मुसलमान नहीं आए थे, उनका राज स्थापित नहीं होता, उससे पहले भी राम मंदिर था। और उसके बाद कुछ समय के लिए जबरदस्ती वहां पर मस्जिद बनाई गई, उसके बाद फिर मंदिर था और आगे भी रहेगा है। वो कुछ समय कितना था ये भी बताते चलिए। जब बाबर ने, मीर बाकी ने अभी 1528 के अंदर जब तोड़ करके मंदिर को बनाया, उसके बाद में 41 तक उनका राइट रहता है, जितना का रिजवी साहब ने बोला, ठीक है ना। उसके बाद 49 के अंदर फिर यहां पर पूजा पाठ शुरू हो गई, तब से लगातार चलती रही, फिर बीच में बंद हो गया और फिर यानी 86 के अंदर फिर शुरुआत हो गई। इसका मतलब मंदिर था और मंदिर है और आगे भी रहेगा। दूसरी चीज, एएसआई की जो रिपोर्ट वहां पर कहती है कि उसमें 300 से ज्यादा मूर्तियां मिली, और वो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक सबूत है। देखिए, उसको तो सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकती। मैं फिर से आ रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एएसआई की जो रिपोर्ट है और जो उसने सबमिट की है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि ऐसे सबूत मिले हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन क्या ये मान लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बार बार देखिए फैक्ट देने की कोशिश की जाती है कि एएसआई का ये पॉइंट आया है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट दरअसल कहती क्या है शायद उसकी डिटेल में कोई जाता नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास और आऊंगा, लेकिन महेश वर्मा जी, गवर्नमेंट भी ये बात कहती रही है, मैनिफेस्टो में आप लोग बार बार राम मंदिर का मुद्दा शामिल करते रहे। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा है, क्या 2019 से पहले राम मंदिर मसला सुलझा लेंगे आप लोग और अपना वादा ये पूरा करेंगे? देखिए, हम तो ये मुद्दा जो है ना, हम ये मानते हैं कि एक सौहार्द का, भाईचारे का ये मुद्दा होना चाहिए। हमारी आस्था का, हिंदू आस्था का विषय है ये। इसको जो है ना हमेशा से जो है ना, जो एक फिरका परस्ती ताकतें रही हैं, उन्होंने इसको हमेशा तवज्जो दिया। हमने तो सिर्फ आस्था के, एक हिंदुओं का आस्था का सवाल है, अयोध्या हो या मथुरा हो या वो काशी हो, उस वहाँ एक आस्था है। उस आस्था केंद्र को कोई भी किसी भी तरह से अगर उसके ऊपर उस मुद्दे को हर तरह से उसका राजनीतिकरण करने की जो कोशिश की गई, उसके लिए आपको मुझे 20-25 सेकंड का टाइम देना पड़ेगा। जरूर, 25 सेकंड की बात है तो बिल्कुल। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस जो है हमेशा से ये मुद्दा जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब पहले तो ये कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए, एक भाईचारे का मुद्दा है, आपस में बैठ के इसको, हमने हमेशा कहा कि आपस में बैठ के इसको सुलझा लेते हैं, हमारे आस्था की विषय है, आप मस्जिद के नाम पर इस तरह से मत लड़िए, होगा भी कॉम्प्रोमाइज से रिजॉल्व। एक दूसरी बात, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला आ गया, उस फैसले के बाद जो है उसको 3 हिस्सों में बांट के दे दिया गया। उसमें कितना 2000 गज जमीन जो है मुस्लिम जो मुस्लिम क्लेमेंट थे उनके हिस्से में आया। अगर वो जमीन दे दिया जाता और ये भाईचारे से निपट गया होता तो ये कितना बड़ा संदेश इस देश में जाता। लेकिन उसके लिए उसको बजाय, सुन लीजिए, उसके बजाय इसमें आग लगाने की कोशिश की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट में आगे चैलेंज किया गया। जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हो सकता है होने वाला उसकी बात करना चाह रहा हूं। आज के डेट में हम तो याद करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वे में बात कर रहे थे, एक उदाहरण देके आपको मैं समझाना चाहूंगा। हम पार्टीशन के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार जिसको मानते हैं वो है मोहम्मद जिन्ना, जिनको कहा जाता है। मुझे तो लगता है कि कई बार कांग्रेस जो है बहुत बड़ा जिम्मेवार थी हमारे पार्टीशन के लिए, और वो आज भी मुझे समझ में इसलिए आता है आप कि अपनी बात करो वर्मा जी, आप हमेशा कांग्रेस को लेके बैठे रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप पीछे की बातों को भूल के फिलहाल बताइए ना, क्या करने वाले हो आप? स्टेप क्या है ऐसा गवर्नमेंट? वही आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जो है
इस मुद्दे पे हमारा स्पष्ट ये सारे पाप कांग्रेस के बोए हुए हैं जो देश काट रहा है। गुलरेज साहब मैं आ रहा हूं, बात उसकी नहीं है कि किसके बोए हुए पाप हैं, बात इसकी है कि आगे इस मसले का हल क्या होगा। और सर मैं आऊंगा सर, ऐसे बीच में आने से कोई फायदा नहीं है, मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, सबको मौका मिलना चाहिए। देखिए जल्दी से मुझे इसमें सिर्फ एक बात कहना है कि हम तो जिन्ना से भी ज्यादा कट्टर इस देश में पार्टीशन के लिए कांग्रेस को मानते हैं, जो आज भी अयोध्या को जिंदा करके रखी हुई है। सर जिन्ना वो शख्सियत जो है, ये इशू की बात नहीं है, हम मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको, कोई मतलब नहीं है इस तरह की बात करना। अभी जो समाप्त हुई है, आज जो बात कही जा रही है और कब आएगा इसका फैसला, उसकी बात ही नहीं कर रहे। मेन पॉइंट्स की बात, अगर ये दोनों समुदाय बैठ के बात करें तो इसका हल निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपके मैनिफेस्टो में ये था कि मंदिर हम वही बनाएंगे, मंदिर हम बनाने की अब समझौते की बात क्यों नहीं करी आपने? जब आप वोट मांग रहे थे तब आपने ये क्यों नहीं कहा समझौते से होना चाहिए? तब आपने ये कहा था किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में सरकार दे दो, केंद्र में सरकार दे दो, हम मंदिर बना करके देंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मुझे तकलीफ यह कि आप हमेशा दूसरों पे बात डालते हैं। आप जिस प्रकार से पहले जब वोट मांग रहे थे, आप बोलो हम बनाएंगे, वहां पर किसी भी तरीके से बनाएंगे। हम आज भी उस चीज के लिए संकल्पित है, कटिबद्ध है। ऐसे बोलो ना, प्रतिबद्ध है, आप बोलते हो बैठ के समझौता कर लो। हम यह कानूनी लड़ाई के तो हमारे लिए आस्था का विषय है भाई। चंद्रशेखर अयोध्या जो है हमारे लिए कोई पॉलिटिकल अड्डा थोड़ी है। हम वहाँ के लिए हम वोट मांगने के ऊपर जो है अयोध्या को थोड़ी छोड़ सकते हैं। वर्मा जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जमीन का विवाद, अगर जमीन के विवाद के हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉ होता है और वो जाकर के बाबरी मस्जिद वालों को, सियाओं को अगर दे दी जाती, सुन्नी को दे दी जाती है, फिर आप क्या करोगे? फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? उसी बात को तो मैं दोहराना चाहता था कि आपने बोलने नहीं दिया। हम तो वही बात आपको कह रहे थे कि लाहौर में शहीदगंज एक मस्जिद हुआ करता था, जिसको जो है ऑर्डर होने के बाद कि भाई ये जो है सिखों को दे दिया जाए, मुस्लिम बिरादरान वहां पे उनको करने नहीं देता था कुछ भी। मेरा आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आपको 4 साल हो गए, आप अपनी बात करो, अपने कानून की बात करो। आपने क्या किया है? आप हर वक्त कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का कोई आदमी नहीं है यहाँ पर। पीस कमेटी बनाई और उस पीस कमेटी के जरिए वहां गुरुद्वारा भी बना और गुरुद्वारा ठीक है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि हिंदू धर्म गुरु जो है वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं कर पा रही है। देखना होगा कि आखिर किस तरह से इस पूरे मामले का हल होगा। और वाकई ये बहुत बुनियादी सवाल है, क्योंकि जब आप मैनिफेस्टो में अपनी बात को शामिल करते हैं तो उसको जिम्मेदारी बन जाती है पूरा करना। मैं आऊंगा और तमाम मेहमानों के पास मुझे जाना है, बात जो है लेकिन समझौते से बने। ठीक है, मुझे एक और ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बात आज एक बार फिर से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाज़े की हो रही है कि आखिर इसका सुप्रीम फैसला जो है वो आएगा कब। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। और दिलवी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, अभी ब्रेक से पहले बड़ा दिलचस्प नजर आया कि बीजेपी से सवाल पूछा गया, लेकिन जो जवाब आ रहा था उससे मुतमईन खुद हिंदू धर्मगुरु नहीं थे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमने वोट तो दिया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कहीं ना कहीं टाल मटोल इस पर ज्यादा नजर आता है गवर्नमेंट का, लेकिन उस पर पुरअहद या पुरअज़्म वो नहीं नजर आती है। बात एएसआई की रिपोर्ट की भी होती है, बार बार ये बात कही जाती है कि एएसआई ने इसको साबित कर दिया है। मैं चाहूंगा उन दोनों पॉइंट्स पर आप जरा अपनी बात रखें। देखिए, इख्तिसार के साथ 2-3 चीजें मुझको अर्ज करनी है। पहली चीज ये कि राम सेतु को लेके भारतीय जनता पार्टी ने जिस वक्त तरक्की पसंद महाज यानी यूपीए की हुकूमत थी, एक लंबा सियासी महाजराई की, लेकिन जब इख्तिदार में आ गए तो ये भूल गए कि आज चाइना उसी श्रीलंका में जाके जब पोर्ट की तामीर कर रहा है तो उससे राम सेतु का इलाका भी मुतासिर हो रहा है। इसलिए सियासत हर जगह है। 2 चीजें मैं अपने बीजेपी तर्जमान को याद दिलाना चाहता हूँ। पहला बयान था, और देखिए मेरी अपनी आदत है, मैं कभी कोई बात ना तो ऐसी कहता हूँ जो बगैर तहकीक हो, ना बगैर दलील के, कहीं हो तो मुझको टोका जाए। पहला बयान था जो 1996 के अंदर सुषमा स्वराज जी ने दिया था कि यह मुद्दा हमारे लिए बैरेट चेक की तरह था जो भुन चुका है। दूसरा मुद्दा था जो कहा था केशव प्रसाद मौर्य जी ने हिंदुस्तान अखबार में, उन्होंने कहा था कि ये क्या हो सकता है कि नदी पार करने के नाव की जरूरत होती है, नदी पार हो चुकी है, अब ये जरूरी नहीं है कि नाव को आप ढोते फिरें। हर बार भारतीय जनता पार्टी की मुझको और रावत जी को सबसे बड़ा मसला जो रावत जी कह रहे हैं उनकी आस्था का मुद्दा है। बिल्कुल। और मैं उनकी आस्था में किस तरीके से दखल अंदाजी करूं? मेरे नजदीक बाबरी मस्जिद एक मस्जिद है, जब तक कोर्ट इस पर फैसला न कर दे मिल्कियत का मामला है।
कोर्ट के अंदर ASI या तारीख कदीमा क्या पेश करेगा, सबूतों के ऊपर बात होगी, जो कोर्ट फेस करेगा हो जाएगा। लेकिन अब जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की क्यों बन जाती है? जो पार्टी लगातार ये कहे कि सौगंध खाते हैं राम की मंदिर वहीं बनाएंगे, और 3 मरतबा, और देखिए श्री राम को उनके इसी बात पे जाना जाता है कि जान जाए पर वचन न जाए, लेकिन 6 मरतबा जो पार्टी अपने मंशूर या जिसको आप कह सकते हैं मैनिफेस्टो बार बार बदल देती हो, तो इसको आस्था नहीं कहते। आस्था जो है वो तो हृदय है, आस्था जो है वो आत्मा है। जिस तरीके से आत्मा और हृदय का परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसी तरीके से मगर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुतवातिर। अरे भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सुनिए पहले बैठ के, पहले सुनिए आप। मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी से इन 3 चीजों की मुझको वजाहत करे। सुषमा स्वराज जी ने क्यों कहा ये बैरक चेक था, केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्यों कहा कि कश्ती को लीड हो सकते हैं, और क्यों वो नरेंद्र मोदी जो इसी लाइन से चल के गुजरात के वजीर आला से यहां तक पहुंचे, आज राम मंदिर जिस तरह तलाक पे आप बिल लेके आए थे, क्यों राम मंदिर पे लेके नहीं आ पाया? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वे पर आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब वो क्यों नहीं रास्ता अख्तियार कर पा रहे हैं? मैं आऊंगा महेश जी, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जैदी साहब मैं आपके पास भी आना चाह रहा हूं कि देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ और लैंड डिस्प्यूट की बात कही गई, कोई नई मुद्दा ही नहीं जुड़ेगा, और अभी जो बीजेपी की तरफ से बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए आरएसएस वाले जो कोर्ट के बाहर ये कहते हैं कि वहां मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कोर्ट फिर सुन क्या रहा। कोर्ट को इनके ऊपर क्यों नहीं संज्ञान लेना चाहिए अगर ये सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं? मेरा मानना ये है, ये कहना कि ये भूमि विवाद है, ये हिंदू और मुसलमानों सुन लीजिए, इन्हें चुप करिए भाई, ये ताजा कहना चाहिए, इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। सबूत साहब इन्हें बंद करिए। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? सुन लीजिए, आपको इस डिबेट में आना ही नहीं चाहिए, आप तो कम्युनिस्ट हैं। क्या आप मुसलमान हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसमें आ रहा है, आप तो पार्टी नहीं हो। साहब क्या सुन लीजिए, इन्हें जरा चुप करिए। ताजा सुलह हुदैबा के तहत ये कहना चाहिए हुए हैं कुछ, इन्हें बताइए। बैठा हूँ, आप क्या मुसलमान हो? आप मुसलमान हो कि कम्युनिस्ट हो? क्या बेवकूफाना आप बातें कर रहे हैं? अरे यार साहब, या तो इसे चुप करो या कहना चाहिए ऐसे डिबेट हम इस तरह से पर्सनल नहीं, ये सुन लीजिए। ठीक है गुलरेज साहब, करिए, गुलरेज साहब एक पॉइंट आ जाए। मैं सर गुलरेज साहब मुझे माफी के साथ फिर आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा सर। मुझे कम से कम सबके पॉइंट्स तो आ जाने दीजिए सर। अभी एक बार भी सबके पॉइंट्स नहीं आए, मैं आपके पास भी आ ही रहा हूं सर। जैदी साहब, ये कहना कि यह भूमि विवाद है, हास्यास्पद लगता है। ये केस भी हास्यास्पद है, या ये आस्था का प्रश्न है, ये भी हास्यास्पद है। मसला यहां ये बनता है कि संविधान बचेगा या संविधान समाप्त होगा। आज से 25 साल पहले 26 दिसंबर 1992 6 दिसंबर 1992 को कुछ लोग एक भीड़ को उकसाया या वहां भीड़ इकट्ठी करके लेके गए, और वहां एक इमारत खड़ी थी जो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती थी, उसे ध्वस्त किया। उन मुल्जिमान पे मुकदमा क्यों नहीं चल रहा है? इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं सब बोल रहे थे, मैं चुप था, मैं सुन लीजिए, मैं चुप था, और मैं उसकी भी नकाब कुशाई कर देता हूं। उस पे मुकदमा क्यों नहीं चला? सुप्रीम कोर्ट ने खुद वहां पे जिसने कंटेम्प्ट किया था उसे वहां पे मेरे ख्याल से 6 घंटे या 7 घंटे की सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिए गए थे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के। इस फैसले को इसलिए सुना जा रहा था पहले कि इस पे विवाद करके मुल्जिमान को सजा दे दी जाए जिन्होंने जुर्म किया है। क्योंकि साहब टाइटल तो किसी और के साथ जो आज कुछ हुआ उस पर क्या कहें? जो संविधान, सुन लीजिए, जो संविधान 1950 को लागू हुआ था उससे पहले क्या देश में विवाद था? यह माना गया था जो संपत्ति जैसी है उसे वैसा माना जाएगा, जो चीज जहां है उसे वैसे यथास्थिति रखा जाएगा। राम मंदिर को जो 1950 के अंदर यह संविधान लागू हुआ था, क्या वो 92 में ध्वस्त नहीं हुआ? और जैसे लोग ये सत्ता में बैठ के जो यहाँ बैठ के बात करते हैं, ये गलत बयानी करते हैं। विद्वान बैठे फर्क नहीं कर रहा, मेरे बड़े हैं वो। मैं ये बात बता दूं कि 1991 का बाबरी मस्जिद किसने कहा? सुन लीजिए मुकेश जी, देखिए मैं 1991 के वर्षीय पैक्ट में ये बात कही गई थी कि मथुरा और काशी सहित भारत में जितनी जगह है उनका धर्म वही रहेगा सिवाय अयोध्या के। लेकिन जो योगी साहब बात करें मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। मेरा सवाल आरएसएस से नहीं है, मेरा सवाल राष्ट्रपति, मेरा सवाल नहीं, बल्कि मैं इस बीजेपी तर्जुमान से बहैसियत एक हिंदुस्तानी ये सवाल कर रहा हूं कि जिस तनाव, आप उसको ढांचा कहें मैं उसको मस्जिद मानता हूं, जिसकी सजा के लिए
आपके शीर्ष नेता को उस वक्त मुकदमा खोला गया जब राष्ट्रपति बनने का बिल्कुल तय हो चुका था। आप इन मुकदमों को, आप इन नामों को, आप उस ढांचे को, आप उस मंदिर को, आप उस मस्जिद को कब तक अपने इख्तियार के लिए इस्तेमाल करेंगे? ये जवाब आपको देना है। ये बड़ा सवाल और बड़ा इल्जाम लगाया है महेश जी, मैं जवाब लूंगा, लेकिन गुलरेज साहब के पास भी जाना मुझे। गुलरेज साहब, ये ठीक है, अभी तक जो तमाम बातें हो रही थी, बार बार आरएसएस को भी इसमें शामिल किया जाता है कि आरएसएस इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही है, लेकिन देखिए आज जो कोर्ट का मौकिफ सामने आया है, कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है, जो तबसरा आया है कि ये एक जमीन तराजे के तौर पर देखा जाएगा, तो फिर यानी कि आस्था की बात ही कहां है? देखिए सऊद जी, जहां तक ये टाइटल सूट का विषय है वो अपने स्थान पर है, परंतु आपने कहा कि आरएसएस की जो बात आती है तो आपको स्मरण होना चाहिए कि 30 सितंबर 2010 को जब पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जब फैसला आया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, तो उनका क्या वक्तव्य था? उन्होंने कहा था कि ये न किसी की हार है और न किसी की जीत है। तो याद आज भी अगर उसी मनोभाव के साथ दोनों समुदाय बैठकर बात करते हैं, ठीक है गुलरेज साहब, हमारे नाज़रीन के लिए ही थोड़ा निर्णय हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी चीज नहीं, हाँ ठीक है, कंप्लीट करें अपनी बात। दूसरी चीज 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने श्री के मोहम्मद, जो कि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे, लेकिन तो उनकी अगुवाई में छोड़िए के मोहम्मद, ये तो प्रमाण ही नहीं है, ये प्रमाणित कैसे करोगे? आस्था की बात ही नहीं है, संविधान बचाने का मामला है। ठीक है सर, अभी 8-10 संविधान बचेगा इस देश का, एयरपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आपके ओवैसी जी ने मुझे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं मानता हूँ कि विवादित जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती, मैं मानता हूँ कि वहां खुदाई में क्या मिला। आपकी सब चीजें करेक्ट है, बट यू आर नॉट पॉलिटिकली करेक्ट, ये आपके ओवैसी साहब ने मुझे बोला है। आपके ओवैसी साहब का मतलब क्या होता है भाई? इनके सर वो है, उनके संसद चालक है, यहाँ ओवैसी का कोई नहीं बैठा। देखो ऐसा गुलरेज साहब, मुझको आपसे मतलब मैं सीधा चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान, ठीक है, इसी जवाब सर भाषा वही बोल रहे हैं जो ओवैसी जी बोलते हैं, और इवन जो सीपीआई वाले भी बैठे हैं वो तो बहुत सारे चोले ओढ़ के बैठे हैं, वो कम्युनिज्म का भी चोला ओढ़ रखा है, पर्सनल लॉ का भी एक तरह से ओढ़ रखा है, और मुसलमान का भी ओढ़ रखा है। मैं जवाब ले लेता हूँ, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। वर्मा साहब, दहलवी साहब का जो कहना है, दहलवी साहब, लेकिन सऊद साहब एक बात मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि कम से कम कम्युनिस्टों को मत बुलाया करें जब रिलीजियस विषय पे बहस हो, क्योंकि ये लोग तो मुसलमान भी नहीं। आप चलिए, ये हमारे इख्तियार की बात है कि हमें किसे पैनल पे रखना है, किसे नहीं रखना है सर, अभी हमारे इख्तियार की बात है सर। मैं महेश जी की बात सुनूंगा सिर्फ 10 सेकंड की इजाजत के साथ। आपको मैं आपसे बता दूं 1989 में आप एक साथ से ज्यादा विनम्र होके आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और जरा उसे अगर आप सुने तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप इस मुस्लिम समाज में एक स्कॉलर के तौर पे जाने जाते हैं, आपकी बात भी लोगों पे अच्छा प्रभाव डालता है। आज की डेट में सुषमा स्वराज जी ने क्या कहा, केशव मौर्य जी ने क्या कहा, इस मुद्दे को आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। हकीकत यह है कि हमने राजनीतिक रूप से कोई भी बात इसमें कभी भी नहीं कही। आपने जो ये बात कही, हमने सिर्फ आस्था का सवाल उठाया कि हिंदुओं की आस्था का विषय है, और जब राजीव गांधी ने इसका ताला खुलवाया तो हमें इस बात पे हमने वो एक तरह से राजीव गांधी के ताला खुलवाने के बाद ये मुद्दा जो है पॉलिटिकली जो है बीजेपी के सामने आया, और बीजेपी ने एक आस्था का सवाल उठाया कि आस्था का सवाल था। पूरी बात दूसरी बात, कांग्रेस ने इस पूरे, अब ये जैसे अभी जयदी साहब कह रहे थे संविधान की बात जो है यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, तो सवाल है कि कम्युनिस्ट उस समय कहां चले गए थे जब कांग्रेस के
राजीव गांधी ने इसका ताला खुलवाया हमने और इसको कैश करना चाहा था। कौन से कम्युनिस्ट नेता ने विरोध किया? और दहलवी साहब आप मुझे बता दीजिए कौन से कम्युनिस्ट नेता ने इसके ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की या इसका विरोध किया या किसी आदमी ने ये कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, ये जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं बोल रहा ये बोल रहे थे, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। और उस समय की राज्य सरकार जयदी साहब मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था। जयदी साहब जब आप बोल रहे थे आपको चिड़ इसलिए मच रही है दीपक कम्युनिस्टों ने हमेशा कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो है ना इस देश में कट्टरपंथ को बढ़ाया। अगर किसी ने सांप्रदायिक चीजों को बढ़ाया है तो बीजेपी ने नहीं बढ़ाया है। बीजेपी आज भी चाहती है कि विकास हो, सबका विकास हो, सबका साथ हो, लेकिन आप लोग बार बार बीजेपी को ये कहते हैं संविधान के बचाने की जो है मंदिर नहीं बनाएगी। इस समय नहीं बनाएगी भाई, सरकार की है। बीजेपी अगर मंदिर बना देगी तो कॉम्युनल हो जाएगी। आप मंदिर मैं कह रहा हूँ दहलवी साहब अगर मंदिर बना दे तो कॉम्युनल हो जाएंगे। बात कर रहे हैं दहलवी साहब अगर आप मंदिर बना दे हिंदुओं के लिए तो आप बचेगा या नहीं बचेगा? और संविधान के अपराधियों को सजा कब होगी? क्या इस देश में मुस्लिम लोगों के सहयोग से अगर अयोध्या में हमारी जन्मभूमि में अगर मंदिर बन जाता है तो क्या मुस्लिम जन्मभूमि कहाँ है, कैसे है, क्या है, इसे प्रमाणित करने के लिए उसके बाद परंपरा है क्या? नहीं, मिर्च लग जाएगी। लेकिन ये पीटीआई के जो खत्म है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़ैदी साहब पर कार्रवाई करें। ये क्यों आ रहे हैं रिलीजियस इश्यूज में? महेश वर्मा जी, ये मिसाल तो आपको ये देना चाहिए। महेश वर्मा जी, जो लेकिन सवाल जो एचएस रावत साहब पूछ रहे हैं या फिर दहलवी साहब पूछ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सीधा और सटीक उसका जवाब आ रहा है? साहब एकदम क्लियर कट है, या समझौते से हो या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हो, मंदिर हम बनाएंगे। हमारे हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हम इस तो फिर ऐसे लोगों पे क्या केस दर्ज होंगे जो ये कहते हैं वहाँ वर्मा साहब तारीख बताएंगे तो फिर समझौता कौन करेगा आपसे? एक मिनट जयदी साहब, मैं सर आ रहा हूँ। रावत साहब अपनी बैठ करें, वहाँ मंदिर तो मंदिर है, मंदिर रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या सुनना है? रंग क्या दिया जा रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, अदालत से भी ऊपर है, सब भी ऊपर है। अरे क्यों कहना चाहिए कोर्ट कोर्ट खेल रहे हो? जल्दी साहब ये बताइए वर्मा साहब। हमेशा महेश जी आपने कहा ना, महेश जी हम कॉम्युनल कार्ड नहीं करते, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति। जल्दी साहब मैं आ रहा हूँ। मुसलमान हमारे सामने एक विकट समस्या ये है और देश के सामने सबके पूरा इसकी बात महेश वर्मा जी, आपसे संविधान की हिफाजत कैसे? मैं आ रहा हूँ रावत साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। लेकिन वर्मा जी आपने सीधे तौर पर कहा ना, और यहाँ टेबल ठोक कर कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे ही, लेकिन तारीख बताएंगे क्या? साहब तारीख बताने की बात नहीं है, हमने कहा कि मैं नहीं पूछ रहा सर, रावत जी जैसे लोग पूछ रहे हैं सर। आज अरे कौन आदमी, आज सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वहाँ सुनवाई हो रही है, वहां से कोई आउटकम आएगा या वहाँ कोई समाधान कोर्ट के बाहर होता है। कितने मुतमईन? महेश जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के फेवर में जाता है और आपसी समझौता नहीं होता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी संसद में बिल लाएगी मंदिर बनाने के लिए? साहब ये तो अभी गर्व की बात है, ये तो भविष्य में ये चीज जो है आप जो कह रहे हैं ना, इसमें मैं जवाब देना चाहूंगी महेश जी। कोई भी आज के डेट में करके कुछ कहना भीड़ तंत्र चलेगा, के अंदर संविधान का राज नहीं चलेगा। साहब कोर्ट के अंदर निर्णय नहीं आएगा तो क्या संविधान राजी नहीं है? सर यही बात तो कांग्रेस भी कह रही थी कि टेबल पर इसका सॉल्यूशन है। आज आप भी वही बात कह रहे हैं कि टेबल पर सॉल्यूशन है। वर्मा जी समुदाय का कहना चाहिए संविधान के अंदर कोई संरक्षण। वर्मा जी मैं आ रहा हूँ जल्दी साहब, मैं बस एक सवाल के लिए साथ में एक सवाल जोड़ रहा हूँ, बस एक सवाल जोड़ रहा हूँ कि यही बात अगर कांग्रेस भी कह रही थी कि टेबल टॉक से मसला हल होगा और आप भी आज यही कह रहे तो कुछ और चाहिए मुझे। आप उस चीज को कहने नहीं दे रहे हैं, आप उसको बताने नहीं दे रहे हैं, वो बीच बीच में बोले जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला हो या उससे पहले जो है मिल बैठ के, अगर हम कह रहे हैं कि आज की डेट में आप हमें कह रहे हैं कि आप ही इस मुद्दे को का राजनीतिकरण किए, इसके वजह से आप सत्ता में आने की कोशिश किए, हमने इसमें आपने हमारे अंदर तमाम तरह की बुराइयां गिना दी, आपको यहां तक नहीं पहुंचाया क्या? लेकिन आपने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? कम्युनिस्ट ने क्या किया? कभी अपने अंदर झांक के देखा? एक छोटा सा प्रश्न आपसे, इन लोगों ने आज के डेट में इलाहाबाद का जब फैसला आ गया, कोर्ट का फैसला आ गया, ज्यादा किसी ने कम किया, सबने किया। ठीक है जल्दी साहब आपका सवाल आ गया, जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना है।
ये कोई तरीका है? दूसरा इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट बात, जयदी साहब एक इम्पोर्टेंट बात, सऊद जी मैं कुछ कह सकता हूँ क्या? 1931 में शहीदगंज मस्जिद, अरे वो फिर वो चला गया, बात कहीं और जाएगी। चलिए मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। जयदी साहब और दिल्ली साहब आपकी बात ब्रेक के बाद लेंगे। एक और छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से लौटते हैं और फौरन बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए ब्रेक से पहले जहां पर बात रुकी थी उसी से आगे बढ़ाते हैं। और जैदी साहब आपका सवाल था और दिल्ली साहब आप भी अपनी बात रखना चाह रहे थे और उसी पर जवाब लूंगा मैं महेश वर्मा जी से। जैदी साहब। सर मैं भी बोलना चाह रहा था। जी हाँ, मैं गुलरेज साहब आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं मैं। आप गुलरेज साहब को बिल्कुल नहीं, साहब एक छोटा सा सवाल है। महेश शर्मा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि साहब आपसी समझौते से निर्णय होना चाहिए या कोर्ट जो फैसला करे। हम दोनों को सहमत है, दोनों पे होना चाहिए। लेकिन आप ये बताएंगे जो लोग अदालत के बाहर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि साहब अगर अदालत का फैसला नहीं आएगा तो क्या आप संविधान बदलोगे? ठीक है सर। तो मसला ये बन जाता है क्या भीड़ तंत्र करेगा या संविधान बात होगी? ठीक है। और फिर ये कहना कि साहब नहीं वहां ये थी, ये है, ये मैं गुलरेज साहब आपके पास समझौता किस बात पे होने जा रहा है? मेरा कहना ये है, जो हमारे महेश जी कह रहे हैं और प्रज्ञा जी भी कह रही है, मामला जाहिरी बात है कोर्ट के सिवा बाहिमी गुफ्तगू शनीज से इसको हल किया जा सकता है, मुज़ाकरात हो। लेकिन मुद्दा ये कि इस पे जिद बहस से नहीं हो, दोनों तरफ के जज्बात का एहतराम रखा जाए, दस्तूर की बालादस्ती हो और कानून का भी एहतराम। पहले हम ये अहम बात है। लेकिन गुलरेज साहब ये जो बातें हैं आपस में टेबल टॉक की और इस तरह की, अपील करता हूं कि इसमें जो न्याय संगत है वो होना चाहिए। और एक बात स्थापित है कि वहां पर जो था वो मंदिर था। लेकिन ये बात क्या आप जैसे लोग यही बात करके जो है सारे मुज़ाकरात का बेड़ा गर्क इतनी, अरे भैया यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं और बीएचपी, वो लोग भी नरम बात करते हैं। आप सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करते हो। वातावरण स्थापित करे। दूसरी चीज महेश जी ने जो एक बात कही मैं उससे 100% सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी ने हमें मालूम है आप सुलह हुदैबिया के तहत उधर चले गए हैं, आपका कोई सरोकार गवर्नमेंट थी और दोनों राजीव गांधी जी ने सरकार को गिरा दिया क्योंकि राजीव गांधी जो है उसका कोई की बात आ जाए। सुनिए मैं एक बात नहीं, एक मिनट के लिए जयदी साहब मुझे ये बताइए, में भी नहीं आते, हिंदुओं में भी नहीं आते, आप तो कम्युनिस्ट हो। अरे मैं तो आपको सुलह हुदैबिया की रोशनी में देखता हूँ, मैं क्या हूं मैं जानता हूं। जयदी साहब एक क्वेश्चन है आपसे, पर्सनल नहीं जाते पर्सनल जाना ठीक है। आपका कोई सरोकार नहीं कि चीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आपके कम्युनिस्ट चाइना में मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, बोलने की हिम्मत है आप में। आप आपको सीसीटीवी कैमरे में लग के दिख रहा है वहां मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। यहाँ पे जब आपको हरियाणा के अंदर गोबर खिलाया जाता है, जब आप तब कम्युनिस्ट बोलते हुए नजर आते हैं। हमें मालूम है आपने सुलह हुदैबिया के बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या क्या बेचा है। और मैं सब आप कहते हैं कि मौका नहीं दे रहे, मौका देंगे तो फिर डिटेल क्यों करें हम डिबेट को? आप चीन के गुलामी कर रहे हैं। नहीं सर की बात होगी तो बात करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, हम आप दोनों पर आ रहे हैं। और आप क्या रहे सिंपल ये कह रहे हैं कि ठीक है, तो बातचीत कैसे बताएं कि आप मुसलमान हैं कि आप कम्युनिस्ट हैं? वर्मा साहब आपकी बात बहुत जल्दी से। मैं मुसलमान हूँ, मैं नेशनल टीवी पे बोलता हूँ मैं मुसलमान हूँ। मैं वही बात कह रहा हूँ सर, बात संजीदा मसले का हल की बात होनी चाहिए ना। मसले की बात यह है कि जयदी साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने एक सवाल खड़ा किया मेरे साथ कि भाई वहाँ कोई सुलह सपाटा नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है कुछ और आ गया, ऐसी सूरत में बीजेपी क्या करेगी? मैं जयदी साहब से पूछता हूं, जयदी साहब से ये पूछता हूं कि आप कम्युनिस्ट से पहले एक भारतीय हैं, आप बताइए कि आज के डेट में आपके जहन में क्या बात आती है, आप हमसे क्या मांग करते हैं?
सर ठीक है, मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा, लेकिन सर जवाबदेही सबसे बड़ी आपकी हो सर। आप फिर उनसे सवाल पूछेंगे, कुछ और सवाल आएगा। मैं आपसे पूछता हूं सर, आप एक कम्युनिस्ट से पहले देश के भारतीय मानते हैं कि क्या एक टेबल टॉक नहीं हो रही है? आप एक भारतीय हैं, एक हिंदुस्तानी हैं, आपको लगता है कि इस तरीके से मसले का हल निकलेगा? सर मैं आ रहा हूँ, जल्दी साहब कैसे बचेगा? सर संविधान कैसे बचेगा? संविधान की नहीं है, संविधान के आइन में ही बात है। आपसे पूछ रहे हैं आप कम्युनिस्ट हैं कि भारतीय हैं? आप भारतीय होने के नाते क्या कहेंगे, कम्युनिस्ट होने के नाते क्या कहेंगे? यही दोनों बात बता दीजिए। देखिए, राम मंदिर पे हम वापस आते हैं, जय श्री राम करके। इस पूरे मसले पे मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स रखना चाहती हूँ। पहली चीज जो है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का प्रश्न बिल्कुल खारिज कर दिया। ऐसा ऑल्दो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी रामचरितमानस का ट्रांसलेशन मांगा गया है, जो कि नेक्स्ट डेट 14 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होना है। लेकिन मैम किसने कहा कि आस्था को एक तरीके से खारिज कर दिया? अभी दिल्ली साहब ने कहा ना, जो बात है ना, ये प्रश्न इन्होंने कहा कि आज एक बड़ी मजेदार घटना घटी। अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अभी रावत साहब खुद इसी पर जवाब देना चाह रहे थे कि आस्था क्यों नहीं है इसमें। ऑलरेडी चल रहा है। और ये भी एक इसमें पॉइंट आएगा कि राइट टू रिलीजन एंड वर्शिप आगे आता है, या राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि सिर्फ ये तो कानूनी पहलू। लेकिन जिस तरीके की बात हो रही है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की डिबेट या इस तरीके से जो तमाम तरह की बातें निकलती हैं, इससे हल निकलेगा? इस डिबेट में भी आते हैं, जहाँ समझौते की बात हो रही है, तो इस पैनल में अभी हम 5 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग ऑलमोस्ट फेवर में जा रहे हैं, और एक जैदी साहब हैं जो अड़े हुए हैं कि पूरे संविधान को इन्होंने ताक पे रख दिया है अगर मंदिर बन जाता है या कुछ भी। उसके अलावा बाकी जो 4 लोग हैं वो लोग समझौते के लिए शायद अच्छी लाइन दे सकते हैं। तो अगर समझौते पे सरकार आए या नहीं शायद, तो मुझे लगता है 4:1 के रेशियो में इसी तरह से अगर समझौता हो जाता है। जल्दी सबके पास जाऊंगा, वक्त कम है सर, जल्दी सबके पास जाऊंगा, जल्दी सब आ रहा हूं। किया जा सकता है मस्जिद को वो चाइना के खिलाफ किया जाए, और यहाँ पे मुस्लिम जो हमारे भाई हैं अपने आप जगह देंगे राम मंदिर के लिए। आई थिंक वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो महेश जी ने कहा, विल हियर अयोध्या के एयर प्योर लैंड डिस्प्यूट से चीफ जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज मेरे। दूसरी चीज जो रामचरितमानस का भी ट्रांसलेशन मांगा गया है, तो लैंड डिस्प्यूट भी नहीं कहेंगे। जहां तक आपको मालूम होनी चाहिए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो 17 गवाह हैं, उनमें सबसे पहले गवाह महागौस्वामी तुलसीदास यानी रामचरितमानस है। चूंकि हमारा कहना यह कि हम ठीक है, इसलिए उसका तर्जुमा जरूरी है। तर्जुमा मांगे। और तीसरी और आखिरी बात, हम चाहते हैं मुज़ाकरात से मसला हल हो। बिल्कुल सब यही जैसे लोग अगर कहेंगे कि ऐसा ही ने क्या कहा, अरे ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है, इनको तय नहीं करना है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसमें क्या कह रहा हूं, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहा है, अब हम बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मुज़ाकरात से ही मामले का हल होगा, आपसी बातचीत से ही मामले का हल होगा। लेकिन बातचीत होगी कैसे, कौन कौन फरीकैन होंगे, यह भी अब अहम सवाल है। लेकिन इसका जवाब भी जल्द ही तलाशना होगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही।